नमस्कार, एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड या फिर दिवालियापन कानून के बारे में आपको जानकारी देंगे। हम में से कुछ लोग अपने जीवन के दौरान गंभीर व्यक्तिगत वित्तीय संकट का सामना करते हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत ऋण का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आपके पास विकल्प है। आप दिवालियापन कानून की शरण में जा सकते हैं। इस नए दिवालियापन कानून के अंतर्गत किसी भी कंपनी को दिवालिया होने पर रोकने की कोशिशों पर खास जोर दिया गया है, चाहे वो कंपनी हो या फिर एक व्यक्ति। अगर कंपनी दिवालिया होती है तो निर्णायक प्राधिकरण दिवालियापन आदेश पारित करता है और फिर कार्रवाई शुरू की जाती है। दिवालियापन कानून का मुख्य मकसद है कर्ज के बोझ तले कंपनी या व्यक्ति को कानूनी तौर पर राहत देना और कर्जदार को भी उसका पैसा वापस दिलाना। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। दिवालियापन कानून से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी। तो गुंजन कुमार जी आपको दिवालियापन कानून से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन करें, आपके टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं। कानूनी सहायता के लिए आप डायल कर सकते हैं और आज के मुद्दे को लेकर आप भी कानूनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0120612793 और 012061279338। और चलिए अब आज के मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारे साथ गुंजन जी जुड़ गए हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी सर, सबसे पहला जो सवाल है वो यहाँ पर यही है कि जो दिवालियापन की स्थिति है उसकी कानूनी परिभाषा क्या कुछ है? देखिए ऋषि जी, आपने शुरू में बताया कि एक नया कानून आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में एक कोड आया है। अगर आप इस कोड की बात करें तो इसमें दिवालियापन का कोई डेफिनेशन नहीं दे रखा कि इंसॉल्वेंसी क्या होती है या बैंक्रप्सी क्या होती है, लेकिन एक लीगल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसे हम लीगल डिक्शनरीज वगैरह में देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी की स्थिति क्या होती है। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी या दिवालियापन की स्थिति वो स्थिति है जब आपका जो डेट है, जो आपकी देनदारी है, वो आपके एसेट्स से ज्यादा हो जाती है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे अगर आपके एसेट्स की टोटल एक मार्केट वैल्यू, एक फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो भी वो आपकी देनदारी को पूरी तरह से चुकाने में सक्षम नहीं हो, तो ऐसी स्थिति को हम दिवालियापन की स्थिति कहते हैं, जिसमें जो आपका कर्ज है वो आपके टोटल एसेट या आपकी इनकम या आपके टोटल फाइनेंशियल वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, तब उसे हम दिवालियापन की स्थिति कहते हैं, जहाँ पे कि आप अपने कर्ज को देने में अक्षम पाए जाते हैं। जी, ये मुख्यतः एक दिवालियापन। जी सर, ये भी बताएं कि कंपनी को दिवालिया घोषित करने का क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या कुछ प्रक्रिया है? देखिए, कंपनी को दिवालिया घोषित करने की 3 प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर मुख्यतः आप ये समझ लीजिए बैंकों की बात कर रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर एक कंपनी को बैंक में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर की बात करता है। दूसरा होता है इंसॉल्वेंसी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। तीसरा होता है इंसॉल्वेंसी बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। अब इन तीनों में फर्क प्रक्रिया में थोड़ा सा, तो जहाँ फाइनेंशियल सेक्टर की बात होती है, बैंक या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो इसी के तहत एक एप्लीकेशन डालते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जो उनका अथॉरिटी है, जिसको कि इस एक्ट के अंदर NCLT कहा जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कहा जाता है जी। तो वो एक एप्लीकेशन डालते हैं कि ये कंपनी है, इसकी देनदारी हमारे उनके एसेट्स से ज्यादा है या ये अपने डेट्स को चुकाने में डिफॉल्ट कर रही है और इस कंपनी का आप इंसॉल्वेंसी किया जाए। तो इंसॉल्वेंसी और पहले वाइंडिंग अप में थोड़ा फर्क है। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कंपनी को बंद कर दें। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आप ऐसी स्थिति क्रिएट करें कि वो कंपनी
एक गोइंग कंसर्न यानी एक चलती हुई स्थिति में रहे और वो वापस एक हेल्दी स्टेट में आ जाए, जिससे कि कंपनी भी बची रहे और उनकी लोन की भी भुगतान हो जाए। दूसरी होती है ऑपरेशनल क्रेडिटर का एप्लीकेशन होता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होते हैं जिनका एक ऑपरेशनल डेट होता है। ऑपरेशनल डेट का मतलब हो गया कि रोजमर्रा के बिजनेस के अंतर्गत अगर किसी कंपनी का या किसी व्यक्ति का लोन इस कंपनी के ऊपर चढ़ जाता है और वो उसको चुकाने में अक्षम होता है या नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होती है। वो सेक्शन 8 के अंदर होती है, बट उसके अंदर एप्लीकेशन डालने से पहले। कुंजन जी, मेरा जो सवाल आपसे यहाँ पर था वो था कि कंपनी को दिवालिया घोषित करने का क्या कुछ प्रोसेस होता है, लेकिन टेक्निकल वजह से आपकी जो आवाज है वो हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। अगर आप एक बार फिर से इसको बता दें, कुछ पॉइंट्स के बारे में आप बात कर रहे थे यहाँ। तो मैंने जैसा बताया कि 3 तरीके से कंपनी का दिवालियापन घोषित होता है। जैसे पहला होता है एक फाइनेंशियल, 3 अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो एक अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। तो पहला होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब आप ये मुख्यतः समझ लें जो बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो वो सेक्शन 7 के अंतर्गत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या एनसीएलटी, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कंपनीज के लिए है उसे एनसीएलटी कहते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो वो एनसीएलटी को अप्रोच करते हैं, उनके पास एप्लीकेशन डालते हैं कि ये कंपनी है जो अपने डेट्स को चुकाने में अक्षम है या अपनी डेट्स को नहीं चुका रही है, एक डिफॉल्ट हो रखा है, और उसके बेसिस पे उस एप्लीकेशन को फाइल करता है। उस एप्लीकेशन को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखते हैं कि हाँ ये वाकई में अपने डेट्स को चुका नहीं रही है और किसी तरह का कोई इसमें विवाद तो नहीं है, और अगर वो सही पाया जाता है, फॉर्म एक तरीके से उनके फॉर्म्स सारे ठीक होते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है। दूसरी स्थिति होती है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो रोजमर्रा के बिजनेस के दौरान जिनका उस कंपनी के साथ लेन देन होता है या फाइनेंशियल आदान प्रदान होता है। तो ऐसे जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं वो सेक्शन 8 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उन्हें उस एप्लीकेशन में उनकी जो स्थिति है, उनकी और फाइनेंशियल क्रेडिटर में फर्क ये होता है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को पहले एक नोटिस देना होता है इस कंपनी को, जिसे हम कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं इस एक्ट के अंतर्गत, और वो नोटिस का उसे जवाब देना होता है 10 दिन के अंदर। उस जवाब में अगर वो कोई या तो जवाब में ये बताएगा कि मेरा कोई पहले से डिस्प्यूट चल रहा है, या वो ये बताए कि मेरा कोई पहले से केस चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति तो नहीं है तो अमूमन स्थिति होती है जब वो जो एप्लीकेंट है यानी जो कंपनी है उसका इंसॉल्वेंसी होना है, जिसका जो दिवालियापन की स्थिति होनी है उसको ठीक करना है, वो स्वयं चली जाती है कोर्ट में ये कहते हुए कि मैं डेट्स को चुकाने में नाकामयाब हूँ, आप मेरा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करा दें। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का अर्थ ये होता है, जैसे पहले की स्थिति थी कि कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाती थी कि अगर आप डेट को देने में अक्षम है तो कंपनी को बंद कर दिया जाता था। जब आईबीसी की प्रक्रिया आई तो इसमें थोड़ा सा फर्क किया है। तो ये सिंपली वाइंडिंग अप की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे ये प्रयास किया जाता है कि कंपनी भी चलती रहे ताकि उसने जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, जो लोग भी उसके साथ जुड़े हैं वो चलते हैं, कंपनी बिजनेस भी करता रहे, और जो कर्जदार हैं जिन्होंने लेना है, जो लेनदार हैं, उन सबको उनके पैसे वापस मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में जब ये तीनों स्थिति में एप्लीकेशन आ जाता है तो एप्लीकेशन को उन सबको देखने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसके अंदर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करता है। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या जो बाद में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनता है, इसका काम ये होता है कि कंपनी के सारे एसेट्स को ले, जिन जिन लोगों ने इस कंपनी से पैसे लेने हैं उन सबसे उनकी एप्लीकेशन ले, उनको वेरीफाई करे, उन सबको वेरीफाई करके कंपनी के एसेट्स का एक असेसमेंट करे, और फिर वो एक कॉल करता है रेजोल्यूशन प्लान का। तो जैसा मैंने बताया कि कंपनी बंद करने का प्रक्रिया नहीं होता, तो ये रेजोल्यूशन प्लान मंगाया जाता है लोगों से कि भाई इस कंपनी को अगर हमने ठीक करना है, इस कंपनी के डेट्स को चुकाना है और चलाना है, तो कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई कॉर्पोरेट, कोई दूसरी कंपनी या कोई इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाने के लिए उत्सुक है कि नहीं। तो इस तरह के लोग रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आते हैं, वो एक रेजोल्यूशन प्लान देते हैं। उस प्लान में बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें मुख्यतः होता है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको किस तरीके से पैसे चुकाए जाएंगे, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स यानी जो बाकी लेनदार हैं उनके पैसे किस तरह से चुकाए जाएंगे और किस रेशियो से चुकाए जाएंगे, ये सारा का सारा आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उस प्लान के अंतर्गत व्यक्तियों को पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो ये एक रेजोल्यूशन का प्लान है जहाँ पे ये प्रयास किया जाता है कि कंपनी बंद करने की जगह उसको एज ए गोइंग कंसर्न चलाया जाए और लोगों के पैसे चुकाए जाए।
अच्छा, कंपनी के जो मतलब कर्जदार हैं उनको पैसा कैसे मिलता है ये आपने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, ये बता दिया। मैं ये भी आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या दिवाला, जैसे हम सुनते हैं अक्सर कि दिवाला निकल गया, तो दिवाला और दिवालियापन जो है उस दोनों के बीच में कोई अंतर होता है? देखिए, वही मैंने कहा, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, वैसे देखा जाए तो कोई डेफिनेशन नहीं है। दिवाला निकल गया क्या मुख्य जो बेसिक अर्थ है जो कि लीगल डिक्शनरीज वगैरह में मिलता है कि बैंक्रप्ट हो गया, उसका ये होता है कि एक ऐसी स्थिति का उपजना या एक ऐसी स्थिति बनना जहाँ पे वो व्यक्ति अपने कर्ज को चुकाने में नाकामयाब हो जाता है। यानी उसकी ऐसी स्थिति होती है कि अगर उसके सारे एसेट्स को भी हम लिक्विडेट कर दें, उसके मार्केट वैल्यू के, उसकी सारी इनकम को भी हम लिक्विडेट कर दें, तो भी वो अपने कर्ज को चुकाने में अगर नाकामयाब होता है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं दिवाला निकल जाना जी। और इससे जो व्यक्ति होता है वो दिवालियापन हो जाता है। उसकी जो प्रक्रिया है उसको हम दिवालियापन की प्रक्रिया कहते हैं। सर, ये तो यहाँ पर कंपनीज को लेकर बात हुई है। अगर व्यक्तिगत दिवालियापन को लेकर हम बात करें तो वो स्थिति कब बनती है? देखिए, व्यक्तिगत दिवालियापन की स्थिति में भी अगर आप देखें तो ये एक अलग चैप्टर में, एक अलग पार्ट में डील किया गया है आईबीसी के अंतर्गत, और वहां पे भी दो स्थितियां हैं कि या तो आपका जो डेट है वो आप चुकाने में अक्षम होते हैं, स्थिति वही है, आपने पैसे चुकाने में, आप अपने कर्ज को चुकाने में जब अक्षम होते हैं तो दिवालियापन की स्थिति खड़ी हो जाती है। अब उस दिवालियापन की स्थिति को खड़ी होने के बाद या तो वो व्यक्ति या जिस व्यक्ति ने पैसे लेने हैं वो किसी और तरीके से जाता है, या वो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, आईबीसी के तहत जाता है कोर्ट में और वहां से ये प्रयास करता है कि ये पैसे कंपनी की रिजोल्यूशन हो जाए, उसको एक तरीके से खड़ा होने का मौका मिले और फिर वो उन पैसों को रिकवर कर ले। ऐसा ना हो कि इस पैसों के रिकवरी के चक्कर में कंपनी बंद हो जाए और उससे उसका ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये दिवालियापन की स्थिति में लोग जाते हैं। इसमें तो व्यक्तिगत दिवालियापन में दो तरह की कंडीशन में जाते हैं, जैसा कि इसमें तीन होता है। या तो जो व्यक्ति है जिसको जो डेट देने में अक्षम है वो स्वयं अथॉरिटीज को अप्रोच करता है कि मैं इस डेट को देने में अक्षम हूँ और ये मेरी आप रेजोल्यूशन क्रिएट कर दें। और दूसरा होता है जो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसे लेने होते हैं उस व्यक्ति विशेष से या फर्म से, बिकॉज ये जो व्यक्तिगत दिवालियापन की जो प्रक्रिया है वो दो जगहों पे एप्लीकेबल होती है, दो जगहों पे लागू होती है। एक तो व्यक्ति पे जो इंडिविजुअल है और दूसरा फर्म पे जो पार्टनरशिप फर्म है, उसके ऊपर भी ये व्यक्तिगत दिवालियापन की जो प्रक्रिया है वो लागू होती है। उसको कंपनी की तरह तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो वहां पे भी आप उसके दिवालियापन के लिए जाते हैं तो वो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं कि यह व्यक्ति अपना कर्ज चुकाने में अक्षम है, आप इसकी दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू करें। तो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होती है। एक इंसॉल्वेंट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है जी। तो उस जो पार्टनरशिप फर्म है उसके सारे एसेट्स को टेक ओवर करता है और टेक ओवर करके इसके पूरे स्टेट को लिक्विडेट करने का, उसको एक किस तरीके से सारे लेनदारों के बीच बांटना है उसका वो एक हिसाब लगाता है और उसके अंतर्गत वो एक प्लान देता है। और अगर वो बन पाता है, उसको एक्सेप्टेंस होती है अथॉरिटी से, तो उसकी रिजोल्यूशन हो जाती है। और इसकी प्रक्रिया 1 साल तक चलती है व्यक्ति के केस में। और तब जब अगर वो उसकी देनदारी पूर्ण हो जाती है तो सेक्शन 138 के तहत वो डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद जो व्यक्ति है वो बैंकरप्ट नहीं माना जाता। फिर वो उसकी सारी देनदारी, जो पिछली सारी देनदारी है, वो समाप्त हो जाती है। अच्छा, दिवाला घोषित होने के बाद जो कंपनी के जो कर्मचारी जो होते हैं, तो कर्मचारियों का क्या कुछ होता है फिर उसके बाद? देखिए, कर्मचारी जो होते हैं, देखिए चीज होगी, जैसा मैंने बताया कि इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया या दिवाला घोषित हो गया, जैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि बंद नहीं हुआ बट दिवाला घोषित हो गया। तो जो दिवाला घोषित होने का अर्थ ये हो गया कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो हट जाता है, लेकिन कंपनी खड़ी होती है। तो जो कंपनी के एम्प्लॉय है वो उस कंपनी के एम्प्लॉय है और जब तक कंपनी अपने अस्तित्व में है तब तक वो एम्प्लॉय उसके अस्तित्व में रहते हैं और उनको उनकी सैलरीज या उनको जो भी मिलना होता है वो उनको मिल रहा होता है। अगर किसी एक प्लान के अंदर ये बात आती है कि जो उनके बड़े एम्प्लॉयज है, जो ज्यादा जिनकी सैलरीज है, अगर उनसे ये कहा जाता है कि आप अपनी सैलरीज कम करें, तो एक अलग बात होती है, उनका एक अलग असेसमेंट होता है। लेकिन जो एम्प्लॉय है वो बने रहते हैं। हाँ, फर्क ये होता है कि वो जो मैनेजमेंट के प्रति उत्तरदायी से पहले जो प्राइवेट मैनेजमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो दिवाला होने के बाद यानी IRP अपॉइंट होने के बाद उस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के प्रति जिम्मेवार हो जाते हैं। तो उनकी जवाबदेही उसके प्रति हो जाती है। तो जो भी सवाल जो पहले डायरेक्टर्स होते हैं या चेयरमैन होते हैं, उन सबके जो अधिकार है वो खत्म हो जाते हैं और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उनकी जगह पे आ जाता है। और सारे एम्प्लॉय, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो डायरेक्टर के लेवल पे हो या चाहे किसी भी लेवल पे हो,
नीचे से लेके ऊपर तक वो सारे उस उस आरती को जिम्मेवार हो जाते हैं, उनको देना होता है उनको जवाब। अन्यथा उनकी जो कंपनी में नौकरी है वो वैसे रहती है, उसकी सारी चीजें आ रही होती है। जी गुंजन जी, कहा जाता है कि आईबीसी कानून में जो प्राथमिकता है वो देनदार को भुगतान करने पर दी गई है, इसके बारे में भी थोड़ा स्पष्ट करें। जी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आईबीसी का जो अर्थ है वो ये है कि कंपनी को बंद करना उनकी प्राथमिकता नहीं। जो पहले का एक चीज था जो 2016 से पहले था वो था वाइंडिंग अप की प्रक्रिया होती थी, यानी कंपनी को बंद कर दो। आईबीसी के अंतर्गत जो मुख्य फर्क आया वो ये था कि कंपनी को बंद करना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है कि कंपनी चलती रहे, क्योंकि जब एक कंपनी अपने अस्तित्व में आती है तो अब उसके साथ एम्प्लॉयज जुड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, तो वो लोगों को अनएम्प्लॉयड नहीं करना चाहते। तो उनकी जो प्रक्रिया है वो है कि आप एक कंपनी भी चले और जो कर्ज जो लेनदार हैं उनको उसके पैसे भी मिल जाए। तो सारा का सारा जो दारोमदार होता है वो इस बात पे होता है कि किसी भी तरीके से जो लेनदार हैं उनको उनके पैसे मिल जाए, जिससे कि वो कंपनी अपनी चलती रहे। लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि जब वो प्रोसेस शुरू होता है, बैंकरप्सी की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जो भी लेनदार होते हैं या जितने भी केसेस कंपनी के विरोध में, वो सारी उनको रोक। तो उस मोरेटोरियम पीरियड के अंतर्गत कोई नया केस नहीं आता, कोई भी बैंक लोन नहीं कर सकता, किसी भी तरह से उसको छेड़ा नहीं जाता, ताकि मिले जिस समय के अंतर्गत कंपनी वापस अपने पांव पे खड़ी कर सके और जो भी लेनदार है सब पैसे को वापस कर सके। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसी क्रिएट करना, कंपनी को एक तरह का प्रोटेक्शन देना, कंपनी एक सुरक्षा कवच में आ जाए, वापस से खड़ी हो और अपने लेनदारों को पैसे वापस चुकाने की स्थिति में आए। जी, तो एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज के मुद्दे को लेकर आप भी यहां पर राय ले सकते हैं। दिवालियापन से जुड़ी कानूनी जानकारी गुंजन जी लगातार यहां पर दे रहे हैं और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। सर, ये भी बताएं कि दिवालियापन कानून से बैंक के वो कर्जदार जो कि भारी रकम वाले लोन वापस नहीं करते थे, उन पर भी शिकंजा कसा है, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। देखिए, ऐसा मैंने बताया कि जैसे ही बैंक को ये लगता है कि ये लोन काफी बड़ा हो चुका है, तो वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अंतर्गत वो जब आईबीसी के अंतर्गत जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट जो पहला काम करता है वो एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करता है। तो जैसे ही एक आईआरपी अपॉइंट होता है, वैसे ही उस कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। तो जैसे आप मुख्य बात एक समझे कि जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है या जो बोर्ड होता है, वो इस बात का निर्णय लेने का उसके पास पूर्ण अधिकार होता है कि कैसे उसने पैसे चुकाने हैं, नहीं चुकाने हैं, कंपनी को किस तरीके से चलाना है। तो जब आईबीसी एक्ट के अंतर्गत कंपनी की मैनेजमेंट को वो एक अथॉरिटी टेक ओवर कर लेती है, आईआरपी टेक ओवर करता है, तो वो सारा एनसीएलटी के अंतर्गत आ जाता है। तो अब वो कंपनी एनसीएलटी के एजेंस पे, और उनका उद्देश्य ये होता है कि सारी कंपनी का एक ईमानदार आकलन किया जाए, सारे एसेट्स का एक ईमानदारी से आकलन किया जाए, ताकि बैंकों को उनके पैसे मिल सके। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो मैनेजमेंट है वो कंपनियों के पास रहता था और जो बैंक्स हैं वो करने का प्रयास कर रहे होते थे। बट ऐसी स्थिति में उनके एक्ट हो जाता था बैंकों के लिए, तो उनकी रिकवरी की प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाती थी या कई बार दिक्कत होती थी रिकवरी में। अब क्या होता है कि कंपनी जो है वो आईआरपी के कंट्रोल में आ जाती है। आईआरपी के पास सारी जानकारी, सब जानकारी पे वो सारे एसेट निकालता है, सारे डेट जानकारी निकालता है, उसको एक खुली प्रक्रिया में सारी जानकारी आती है। तो बैंकों को भी पता होता है, बाकी जो लेनदार है उनको पता होता है कि ये क्या बन रही है, और हर किसी को पता होता है कि ये कोई भी चीज अब छुपी नहीं रहती। जो पहले इस तरह की दिक्कतें आती है, वो लोग चीजों को छुपाने से आती है, मैनेजमेंट जो कुछ छिपा रहा होता है सारी सभी की जानकारी में आती है। और इस तरीके से बैंकों के लिए किसी भी और लेनदार के अपने पैसे को रिकवर करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये इसका उद्देश्य है, इस तरीके से इस उद्देश्य के तहत कार्य किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें दिवालियापन कानून से जुड़ी हुई तमाम कानूनी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।